आज जिस वर्क को हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, यानी जिसको हम बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करने वाले हैं, वो जो वर्क है हमारे पास वो है द लेजेंड्स ऑफ खसक। द लेजेंड्स ऑफ खसक बाय ओ वी विजयन। ठीक है, बहुत ही अच्छी राइटिंग है और इंडियन टच है क्योंकि मलयालम राइटिंग थी, बाद में ये ट्रांसलेटेड वर्क है। तो इसको कवर करेंगे, इसके सारे एस्पेक्ट्स देखेंगे हम, और ओवरऑल जो जो सिनेरियो है और जो जो क्वेश्चंस है विद आंसर राइटिंग टिप्स आपको सब के सब इसमें मिलेंगे। ठीक है, फटाफट इसे डिस्कस करते हैं। बाकी कुछ जगह आपको स्लाइड्स में कुछ पेजेस मिलेंगे क्योंकि इसकी समरी निकालनी बहुत मुश्किल थी, इसके लिए एक स्पेशल अलग से नॉवल मंगवा के मुझे पढ़ना पड़ा, और उसे पढ़ने के बाद जो है उसके बाद जो जो है मैंने उसमें लिखा है, तो वो जो स्लाइड है जो कि पेजेस वाले हैं उसको थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। चलो फटाफट शुरू करते हैं। द लेजेंड्स ऑफ द खसक बाय ओ वी विजयन। यहाँ पे हम अबाउट ऑथर पढ़ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ है जो कि हमें ध्यान रखना है अबाउट दी ओ वी विजन। देखो, फर्स्ट थिंग तो ये ध्यान रखना है कि इतना हो, जैसे कि हम इंग्लिश लिटरेचर को जब पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि हाँ ये जैसे कि पोस्ट शेक्सपियरियन राइटिंग है या शेक्सपियरियन एज से बाद की राइटिंग है या उससे पहले राइटिंग है, जकोबियन एज के बाद की राइटिंग है उससे पहले, या प्री विक्टोरियन राइटिंग या पोस्ट विक्टोरियन राइटिंग। इस तरह से एक परफेक्शन है, एक पर्टिकुलर हमारे पास जो एक एज होता है उसके थ्रू हम मैच करते हैं कि ठीक है उससे पहले की राइटिंग है या उसके बाद की राइटिंग है। ये खसक वर्क इतना ज़्यादा फेमस हुआ कि जिसकी वजह से मलयालम लिटरेचर को दो पार्ट में आज समझा जाता है कि मलयालम लिटरेचर में खसक वर्क की वजह से, जैसे कभी कहते हैं कि प्री खसक राइटिंग है या पोस्ट खसक राइटिंग है। अब जो खसक है इतना ज़्यादा फेमस हुई राइटिंग कि खसक से पहले वाली राइटिंग और खसक के बाद वाली राइटिंग को हम एक पर्टिकुलर एज के थ्रू देखते हैं मलयालम लिटरेचर में। तो इतना फेमस राइटिंग। ठीक है, बात करते हैं 1930 में जन्म एंड 2005 में डेथ हो गई इनकी। ठीक है, द बेस्ट नॉन फॉर इस फर्स्ट नावल जो इनकी थी वो थी खसाकिनते इतिहासम। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट वर्क जो कि 1969 में आई। बाकी ओ वी विजयन ने 6 नॉवेल्स लिखी हैं, 9 शॉर्ट स्टोरीज, 9 कलेक्शन ऑफ द एसेस, मेमोयर, रिफ्लेक्शन। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हाँ मलयालम लैंग्वेज लिटरेचर लिखते थे, और इनकी जो फर्स्ट नावल थी वो थी खसाकिनते इतिहासम जो कि बहुत फेमस हुई। बॉर्न इन दी पलाकट जरूरी नहीं है, बस इतना ध्यान रखना कि मास्टर्स इन इंग्लिश कर रखी थी प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से 1953 में। उसके बाद देखो खसक इतिहासम जिसका मतलब है द लेजेंड ऑफ दी खसक विजयन की फर्स्ट नॉवल थी जो कि अपीयर हुई 1969 में। इट सेट्स ऑफ द ग्रेट लिटरेरी रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन लेके आई, ये लाइन आपको लिखना है। इट सेट्स ऑफ द ग्रेट लिटरेरी रिवोल्यूशन एंड क्लीव द हिस्ट्री ऑफ द मलयालम फिक्शन इनटू प्री खसक एंड द पोस्ट खसक पीरियड। यही मैं आपको समझा रहा था, मलयालम लिटरेचर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। बाकी इनके और वर्क है जैसे कि गुरु सागरम हो गया, द पाथ ऑफ द प्रॉफिट, जनरेशंस। ठीक है, विजयन ऑथर्ड मैनी वॉल्यूम्स ऑफ द शॉर्ट स्टोरीज लिखे। ही वाज आल्सो एन एडिटोरियल कार्टूनिस्ट भी थे, पॉलिटिकल ऑब्जर्वर भी थे, कई सारी पब्लिकेशन में भी काम किया, द स्टेट्समैन में, द हिंदू में। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना। मेन है कि खसाकित इतिहासम एंड ऑल्सो दैट इट सेट्स अ ग्रेट लिटरेरी रिवोल्यूशन इन दैट क्लीव द हिस्ट्री ऑफ मलयालम फिक्शन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ये जरूरी है कि इतना ज़्यादा फेमस वर्क है। यहाँ से डिटेल्ड समरी करेंगे हम, और जो डिटेल्ड समरी है कुछ स्लाइड्स आपको देखने में अजीब लगेंगी पर फिर भी आपको मैनेज करना होगा क्योंकि यार सिलेबस में है तो हमें नॉर्मली कहानी को तो वैसे ही मिलेगी अभी। ठीक है, बाकी मैं ज़्यादा सोर्स ऐड भी नहीं कर सकता था, तो ठीक है, तो आपको बस यहाँ पे बाकी आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ आ जाएगी, और उसके बाद जो भी क्वेश्चंस हैं और आपके आंसर राइटिंग टिप्स वो आपको पक्का मिलेंगे इसमें। देखो ये स्लाइड है जिसकी मैं बात कर रहा था, बहुत ही अजीब सी है ना, पीछे इसके पता नहीं क्या वो और भी कुछ कुछ आ रखा है, वो छोड़ो, पर हमें तो कहानी पे जाना है। तो कहानी पे थोड़ा ध्यान रखना है। देखो कहानी की जो शुरुआत होगी वो होगी रवि से। तो रवि पर क्योंकि इसमें जो स्लाइड दिख रही है आपको है ना, हैंड रिटन इसमें मटेरियल है, पर इसमें वो चीज़ ऐड नहीं है कि रवि के बारे में। नहीं तो रवि के बारे में क्या है, रवि का एक खुद का एक बैकग्राउंड है, ये समझना है। कहानी की शुरुआत होगी, जो रवि है वो प्रोटैगनिस्ट है, मूव्स ऑन द बस टुवर्ड्स दी कॉमन कोव। वो बस से जो है वो कॉमन कोव की तरफ जा रहा है। कॉमन कोव एक एरिया है जहाँ पे रवि जा रहा है, पर रवि के बारे में भी समझना जरूरी है। यहाँ पे तो मेन सेंट्रल हीरो है तो उसका कुछ बैकग्राउंड तो होगा ही, बिल्कुल सही बैकग्राउंड तो पक्का होगा। तो रवि जो है वो पीएचडी परस्यू कर रहा था, किसमें, फिजिक्स में, पर वो पीएचडी छोड़ देता है। अब छोड़ने की वजह क्या है कि रवि के इलिसिट रिलेशन होते हैं, नाजायज़ संबंध होते हैं किसके साथ, स्टेप मदर है ना, स्टेप मदर के साथ।
तो बाद में इसको बहुत अजीब लगता है, तो इन सब को छोड़ के वो शांति के लिए निकल पड़ता है ना, कहते हैं शांति के रास्ते के लिए निकल पड़ना। तो उसके पाथ की तरफ ये मूव करना शुरू करता है, शांति की तरफ। अब ये जो इसका सफ़र था शांति की तरफ, इसको कई चीज़ से कंपेयर किया गया। अगर आपने पढ़ा होगा ओथेलो, जैसे ओथेलो शेक्सपियर ने लिखी, बहुत ही फेमस ट्रैजिक नॉवल है, एक ट्रेजेडी है, बहुत ही फेमस। तो इसमें नॉवल नहीं, इट्स अ फॉर्म ऑफ द ड्रामा, अब ड्रामा कह सकते हैं क्योंकि शेक्सपियर ड्रामा लिखा करते थे। ठीक है, तो ओथेलो जो है, जैसे ओथेलो में जो सेंट्रल हीरो है उसी के नाम पे ये पूरा ड्रामा है। तो वो डेस्डीमोना को मार देता है ना, अपनी वाइफ को शक के बिहाफ पे मार देता है। उसके बाद उसको जब पता चलता है उसने गलत किया है तो वो शांति के रास्ते पे निकल पड़ता है। ये सेम इसी तरह से जैसे गौतम बुद्ध को समझते हो आप, गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ाओ, जब उन्होंने वो 3-4 सीन देखे थे डेड मैन को, और डेथ जब उन्हें पता चला एक अल्टीमेट रियलिटी है कि इंसान बीमार भी होता है, ये भी पता चला, बूढ़ा भी होता है, ये सब, तो वो सब कुछ को छोड़ के, राजपाट को छोड़ के एक शांति की तरफ निकल जाते हैं। इसी तरीके से हैमलेट का सेम है। हैमलेट जब कंफ्यूज हो जाता है, पैराप्रैक्सिस जनरेट होने लग जाते हैं दिमाग के अंदर, बार बार ही सवाल आना, तो वो भी अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए निकल पड़ता है। ठीक है, इस तरह से कंपैरिजन यहाँ पे किया है। ऐसे लेडी मैकबेथ आपने पढ़ा होगा शेक्सपियर की, तो लेडी मैकबेथ भी उससे उसे पता चलता है कि उसने कोई गलती करी है, उसको वो करने के लिए सही, यानी अपने आप को शांति के लिए, यानी इन सबसे दूर होने के लिए जब वो एक रास्ते पे निकल पड़ती है। इसी तरह से रवि का जो है वो शांति के लिए निकला पड़ा है, और वो कहाँ जाता है, कॉमन कोव। ठीक है, कॉमन कोव जा रहा होता है, वहाँ पे एडलर रिसीव करता है उसे, वो रिसीव करने के लिए एल्डर आया होता है, और उसके बाद वो रिफ़्रेशमेंट यानी कुछ शरबत वरबत वगैरह जो भी पीना होता है, इस तरह का कुछ जो है ड्रिंक वो पीते हैं। तो रवि सिंपल दिखाया कि हमें कॉमन कोव की तरफ मूव कर रहा है, बस स्टैंड पे आया है, वो बस से उतरा है, उसे रिसीव करने के लिए एक बंदा आ रखा है। उसके बाद वो थोड़ा सा रास्ते में रिफ़्रेशमेंट करते हैं, उसके बाद वो सारे मूव करते हैं खसक विलेज के लिए। ठीक है, अब ये आ गया खसक। खसक क्या है, जो विलेज, ठीक है, ये उसी तरह का विलेज है जैसे कि अगर आपने पढ़ा हो जो ए के नारायण का जो फेमस मालगुडी है ना, मालगुडी पड़ा होगा, एक फिक्शनल टाउन है ना, इस तरह से ये कुछ खसक है। खसक एक विलेज को बना, खसक विलेज का नाम है। तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जो है मेड स्कूल देयर, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वालों ने वहाँ पे एक स्कूल बनाया है, खसक विलेज में एक स्कूल बनाया है, और रवि वहीं जा रहा है। इसका मतलब सबको इतना तो पता है कि रवि वहाँ का टीचर है, रवि एज ए टीचर ज्वाइन करने वाला है वहाँ पे। तो स्कूल है, और उस स्कूल में सिर्फ एक टीचर है, और वो टीचर जो है वो रवि पहुँच रहा है। तो एक छोटा सा स्कूल है, अब खुद तो पता ही चलेगा, अगर छोटा सा स्कूल है तो ट्राइबल स्कूल होगा, गरीबों का स्कूल होगा, कुछ ऐसा स्कूल होगा, और एक तरह का ज़्यादा हाई फाई स्कूल नहीं होगा, 8th क्लास के अराउंड या 9th एंड 10th क्लास तक के अराउंड होगा। तो वहाँ पे रवि को ऐसे भेजा गया है कि ठीक है तुम्हें इन सारे बच्चों को संभालना है। रवि को, ठीक है, वहीं जा रहा है रवि। तो स्कूल जो था वो खसक विलेज में था। एट खसक विलेज रवि वॉज वेलकम। वहाँ उसे वेलकम करने के लिए एक और कैरेक्टर आया है, शिवरम नायर। ठीक है, साउथ इंडियन राइटिंग है तो इस तरह के नाम मिलेंगे, शिवरम नायर। ठीक है, शिवरम नायर उसे वेलकम करने के लिए आया। ठीक है, मद्रास के आसपास का ये सीन है, मद्रास यानी तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु के आसपास का जो सीन है वो सेट कर रखा है, ये पूरा कहानी वहीं पे घूम रही है। शिवरम नायर अच्छा था, अमीर पार्टी था। इसने अपने एक घर के एक छोटा सा जो इसके पास जो घर था उसे इसने स्कूल में कन्वर्ट करा था, उसी स्कूल में रवि को पढ़ाना था। दो नए कैरेक्टर्स और आते हैं, एक अप्पू किल्ली और एक अल्लाह पिच्चा। ठीक है, नाम अजीब है पर आपको याद करना पड़ेगा, अप्पू और आलिया। ठीक है, अप्पू और आलिया पिच्चा, और अप्पू या अल्लाह पिच्चा कह दो आप। ठीक है, अप्पू और अल्लाह पिच्चा। अप्पू को जो था वो स्पीच डिफेक्ट था। ठीक है, स्पीच डिफेक्ट है, अच्छी तरह से वर्ड्स को, सिलेबल को वो प्रोनाउंस नहीं कर पाता था, तो उसको स्पीच डिफेक्ट था। और अल्लाह पिच्चा को मुल्ला ऑफ द विलेज कहते थे, और इसको कई बारी मलक्का भी कहते हैं। कई एक अगर मैं नॉवल में कभी भी मलक्का नाम लूँ या फिर मुल्ला पिच्चा नाम लूँ तो वो सारे अल्लाह पिच्चा। ठीक है, मुल्ला बोल दूँ या मलक्का बोलूँ या अल्लाह पिच्चा बोलूँ, तीनों है कि अल्लाह पिच्चा, मुल्ला और मलक्का। अल्लाह पिच्चा जो है बहुत ही नाखुश था क्योंकि उसे पता चला रवि आ रहा है। अब रवि के आने से नाखुश नहीं था क्योंकि रवि आ रहा है तो वो एक मॉडर्न पैटर्न लेके आएगा एजुकेशन में, और ये मॉडर्न एजुकेशन के खिलाफ था। इसको मॉडर्न एजुकेशन पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था, और इसे पता है रवि आएगा, जब रवि आएगा तो मॉडर्न एजुकेशन लेके आएगा, साइंस लेके आएगा, और एक मॉडर्न कंसेप्ट लेके आएगा जो रवि को बिल्कुल पसंद नहीं था। कि रवि को नहीं, सॉरी, अल्लाह पिच्चा को बिल्कुल पसंद नहीं था रवि, क्योंकि रवि के आने के बाद मॉडर्न एजुकेशन की शुरुआत हो सकती है,
और वो मॉडर्न एजुकेशन के खिलाफ था अल्लाह पिचा। अब इसी तरह से कहानी आगे मूव होती है। तो देखो फर्स्ट थिंग, देखो अल्लाह पिचा मैंने बताया था किस तरह से वो रवि को पसंद नहीं कर रहा था क्योंकि वो मॉडर्न एजुकेशन को लेके आएगा। अल्लाह पिचा ने प्रॉमिस किया था, ठीक है, प्रॉमिस किया था 10 साल की लड़की को। अल्लाह पिचा ने क्या किया था, प्रॉमिस किया था जिसको 10 ईयर ओल्ड गर्ल चाइल्ड को, ठीक है, ये आगे भी आएगी ये लड़की, ठीक है, 10 साल की लड़की को कि वो ये स्कूल छोड़ के ना जाए। इस स्कूल में माना के मॉडर्न एजुकेशन आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम इस स्कूल में रहो, यहाँ पे पढ़ाई अच्छी होगी। इसके बाद क्या होता है, यहाँ तक सीन चलता है। फिर शिवरम नायर, भाई शिवरम नायर है। अब शिवरम नायर जो है रवि के आने की खुशी में या फिर स्कूल का जो उनका जो वॉल है उसके ऊपर 3 लोगों की पोस्टर लगाता है। वो तीनों का नाम पता होना चाहिए आपको, गांधी जी एंड हिटलर और उसके बाद हनुमान। तीनों कहीं ना कहीं पावर ओरिएंटेड है, तीनों कहीं ना कहीं पावर के साथ साथ नॉलेज ओरिएंटेड भी है और स्कीम भी, मतलब स्कीमेटिक है, प्लानर है, ठीक है, एग्जीक्यूटर है, हर चीज़ है, ठीक है। तो इनको देख के सब खुश होते हैं कि भाई तीनों बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। द स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल बिलोंग, जो बच्चे होते हैं स्कूल के वो डाउन ट्रोडन, डिप्राइव, ट्राइबल्स, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ऐसे ही बच्चे होंगे। टीचर और स्टूडेंट मिलते हैं तो शेयर करेंगे आइडियाज़ को कई चीज़ पे, जैसे प्लांट्स, फ्लोरा, फोना, साथ साथ कर्मा फिलॉसफी है ना, कर्मा फिलॉसफी जो गीता में है, दैट्स द कर्मा फिलॉसफी, इन पे भी बात करते हैं। फिर इसके बाद एंट्री होती है, शिवरम नायर आया हुआ है, वेलकम भी किया रवि का। अब शिवरम नायर जो है रवि के लिए क्या एक मेड के लिए अरेंजमेंट करता है। तो शिवरम नायर जो है वो पहले अपने नेफ्यू को बुलाएगा, यानी शिवरम नायर अपने नेफ्यू को बुलाएगा, उसके नेफ्यू का नाम है माधवन नायर, ठीक है, याद रखना माधवन नायर। तो माधवन नायर आएगा, माधवन नायर जो है वो अरेंजमेंट करेगा मेड के लिए कि एक मेड चाहिए रवि को, थोड़ा काम वाम कर दे स्कूल वूल का, इन सब का भी। तो वो मेड के लिए अरेंजमेंट करेगा रवि के लिए, तो मेड के ही अरेंजमेंट करेगा, ठीक है, रवि के लिए। तो उसके लिए वो अबीदा को बुलाता है, कौन, माधवन नायर। अबीदा यानी एज एन मेड लगवाता है वो रवि के पास। अब अबीदा के बारे में थोड़ा सा चीज़ आपको और ध्यान रखनी है। अबीदा के फादर का नाम है चुकरू और अबीदा की स्टेप मदर है जिसका नाम है मैमूना, ठीक है। यही मैमूना जो है वो एक्यूज़ करेगी अबीदा को कि अबीदा जो है वो जाले डाल रही है या फिर फंसा रही है या फिर सीड्यूस कर रही है। किसको सीड्यूस कर रही है, रवि को, ठीक है। तो मैमूना कहती है अबीदा को कि तुम जो है रवि के चक्करों में फंस रही है, रवि को अपने चक्करों में फंसा रही हो। इसका अबीदा जो है वो स्ट्रांगली अपोज करेगी, रेजिस्ट करेगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, कहानी में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मैमूना अबीदा के ऊपर एक्यूज़ करेगी कि वो सीड्यूस कर रही है रवि को, और अबीदा जो है इसके ऊपर जो है काफ़ी वो जो है कन्फ्रंट करती है मैमूना को। यही लिखा हुआ आगे, मैमूना इन द स्टोरी एक्यूज द अबीदा फॉर सीड्यूसिंग, और अबीदा जो है कन्फ्रंट करती है मैमूना को और इसको कन्फ्रंट करते हुए वो रोने लग जाती है, चीख मारने लग जाती है, जिस वजह से गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। वन इज द नेक्स्ट स्लाइड। अब ये आगे वाली स्लाइड है, अब यहाँ पे देखो आपको, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या है, देखो चुकरू, अब वो रोने लग जाती है, बहुत चीख लगाने लग जाती है, गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो चुकरू को गुस्सा आ जाता है उसके फादर को, वो उसके पीछे भागता है। अबीदा भाग के मलक्का के घर पे चली जाती है। मलक्का यानी वही जो अभी मैंने आपको बताया था, अल्लाह पीछा या मुल्ला या फिर मलक्का, और वहाँ जाकर सेफ फील करती है। 1 साल बीत चुके हैं अब स्कूल के, ठीक है, 1 ईयर जो है वो पास हो चुका होता है, 1 साल बीत चुके हैं। अब स्कूल इंस्पेक्शन के अंडर आ जाता है। अब भाई स्कूल में इंस्पेक्शन होने वाला है, तो इंस्पेक्शन होने के लिए स्कूल इंस्पेक्टर आता है। अब ये स्कूल इंस्पेक्टर जो है वो निकल जाता है फ्रेंड, किसका फ्रेंड निकल जाता है, रवि का। तो रवि और जो स्कूल इंस्पेक्टर है अपनी नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं, पुरानी बातों को याद करने लग जाते हैं, उसी को डिस्कस करने लग जाते हैं। फिर इतने में रवि जो है वो जॉब दे देता है, मलक्का को भी जॉब पे रख देता है अपने वहाँ, ठीक है, उसे भी रख लेता है जॉब पे। और रवि जो है उसके बाद चांद उमा को भी रखता है, चांद उमा, ठीक है, इसके नाम, ये भी एक अच्छा कैरेक्टर है, ठीक है, अच्छी कैरेक्टर है। चांद उमा एक विडोवर है, ठीक है, एक विधवा है, और उसको अपने यहाँ सर्वेंट रखता है। और फिर कप्पू अचान, ठीक है, कप्पू अचान, अब ये नाम और याद रखना है आपको, है ना, दोबारा कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ। पहले स्कूल इंस्पेक्टर आता है, स्कूल इंस्पेक्टर निकल जाता है रवि का दोस्त। फिर जो है रवि का दोस्त निकल जाता है। फिर रवि और स्कूल इंस्पेक्टर अपनी पुरानी बातों को ध्यान रखते हैं। फिर रवि उसको आपस में डिस्कस करते हैं और नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं, पुरानी यादों में चले जाते हैं।
रवि मलक जब अच्छी पोस्ट, रवि को लगता है स्कूल इंस्पेक्टर भी जान कर निकल गया सब कुछ, तो रवि जो है मलक्का को भी जॉब पे रखता है और चांद उमा को अपनी सर्वेंट रखता है, ठीक है, यानी अपने यहाँ सर्वेंट रखता है। चांद उमा जो है एक मुस्लिम विडोवर है, ठीक है, मुसलमान है और ऊपर से विधवा है। तो ये बात सुन के जो है नायर, यानी जो नायर है शिवनम नायर, वो इरिटेट फील करना शुरू कर देता है, इरिटेटेड हो जाता है कि इसने एक मुस्लिम को सर्वेंट रख रखा है और ठीक है, ये सब दिमाग में उससे चलने लग जाता है। तो वो उससे जो है नायर जो है वो इरिटेट होना शुरू हो जाता है। कप्पू अचान, इतने में कप्पू अचान जो है एक है टोडी मेकर है, ये शराब बेचता है वहाँ पे, ठीक है, पाम जूस को, पाम के जो पेड़ होते हैं ना उसमें से जूस निकाल के उसे टोडी में मिक्स करके वो दारू बेचता है। तो किसी दिन नशे में इसने ये अफवाह फैला दी कि चक्कर चल रहा है किस किस के बीच में, चांद उमा के बीच में और रवि के बीच में। रवि और चांद उमा जो है, चांद उमा जो है रवि की मिस्ट्रेस है, यानी सिंपल सी बात है, रवि जो है चांद उमा के साथ जो है सेक्स जैसे एक्टिविटी परफॉर्म करता है। और फिर कप्पू अचान के बारे में दिखा रखा है कि किस तरह से उसका टॉडी का बिजनेस फेल हो जाता है कि गवर्नमेंट स्कीम लेके आती है ना, और ये लिकर के अगेंस्ट एंटी लिकर जैसी पॉलिसीज लेके आती है, तो उसका जो बिज़नेस है वो फेल हो जाता है। कसक जो विलेज है उसमें एक बहुत बड़ा इमली का पेड़ होता है, टेरामाइन ट्री होता है। ऐसा माना जाता है कि मिथ होते हैं कि जो उसके ऊपर चढ़ेगा उसका दिल बहुत अच्छा होगा, नेक होगा और वो कोई हिम्मत वाला होगा। तो चांद उमा का जो हस्बैंड है, आप देखो विडोवर है, तो ये थोड़ी सी कहानी बता रखी है किस तरह से वो विधवा हुई थी। कि चांद उमा का जो हस्बैंड है वो बहुत लालची था, तो वो लालच की वजह से सोचा कि इस पे से इमली तोड़ के बेचूंगा, तो उस पर चढ़ जाता है वो और वो टहनी टूट जाती है, गिर जाता है और वहीं उसकी डेथ हो जाती है। तो ये इस वजह से जो चांद उमा जो है वो विडोवर बनती है। चांद उमा के साथ इससे बच्चों की भी डेथ होगी, तो ये इस राइटिंग को एक ट्रेजेडी बेसिस पे भी रखती है। और उसके दो बच्चे थे, एक कुन्नौर था, एक चांदू मथु था, ठीक है, ये भी मर गए। और मरने की वजह क्या थी? स्मॉल पॉक्स, है ना। स्मॉल पॉक्स के बारे में अगर आप जानते हो तो वायरस के थ्रू होता है। और पॉक्स का जब बीमारी फैली थी तो कितने लोग अंधे हो जाते थे, कितने के शरीर पे निशान पड़ जाते थे, कईयों की जो है इसके साथ साथ कई कॉम्प्लिकेशंस आती थी, कईयों की डेथ हुई थी स्मॉल पॉक्स से, बहुत सारे लोग मरे थे स्मॉल पॉक्स से, ठीक है। और फिर वैक्सीन आया स्मॉल पॉक्स का, पता ही होगा आपको। और स्मॉल पॉक्स की वजह से लोगों की आंखें चली जाती थी, ये सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट आता था। तो ऐसी कहानी में बताया गया रवि भी जो है वो स्मॉल पॉक्स वायरस के अंडर आ जाता है और फिर उसके इम्पैक्ट में आ जाता है, फिर रिकवर हो जाता है। पर वो तो, पर इसका इम्पैक्ट देखो कितना बड़ा कि कोहिन को जैसे कुन्नौर की डेथ होगी, चंदू की डेथ होगी, और उसके बाद ये वायरल डिसीज से काफ़ी गाँव में जो है बहुत सारी डेथ हुई। कप्पू अचान जो है उसकी आंखें चली जाती है, ये अभी मैंने आपको बताया कप्पू अचान टोटी वाला। उसके बाद एक स्मॉल पेस्ट, एक छोटा सा कीड़ा दिखाया गया है जो कि अप्पू किल्ली एक कैरेक्टर है, अप्पू किल्ली जो मैंने आपको पहले ही बताया था। अप्पू किल्ली के बालों में चला जाता है वो कीड़ा, जिस वजह से वो जो है वो अपने सारे बाल जो है वो उतरवाता है। बाल उतरवाने के बाद में पता चलता है कि उसको उसको जो है उसके सर में कैंसर हो रखा है, ठीक है, वो कैंसर का सीन है, तो उसकी भी डेथ हो जाती है। उसके बाद अल्लाह पिच्चा, है ना, मुल्ला जिसे बोला गया था, उसकी टांग टूट जाती है, उसको हॉस्पिटलाइज किया जाता है, बाद में पता चल जाता है उसके एक टांग में क्या है, कैंसर है, ठीक है। तो उसकी एक टांग में कैंसर होता है और वो उसकी भी डेथ हो जाती है। तो इस तरह से एंड में इतने ज़्यादा डेथ वाला सीन दिखाया गया है। स्कूल का फिर अब दोबारा स्कूल की तरफ सीन शिफ्ट होगा, स्कूल का एग्जामिनेशन शुरू होता है, सब जगह माहौल होता है। और फिर एक पिकनिक का सीन दिखाया गया, किस तरह से सभी बच्चे पिकनिक जाते हैं, कहाँ जाते हैं, चेताली, चेताली जगह, वहाँ पे पिकनिक एंजॉय करने के लिए जाते हैं। पिकनिक में एक 10 साल की लड़की है, वही जो मैंने बोला था आपको, दोबारा एक 10 साल की लड़की जो रवि को बोलती है कि अपने मेंस्ट्रुअल फ्लो के बारे में, इट मीन द पीरियड्स के बारे में। और फिर रवि को लगता है अरे अब ये तो छोटी सी लड़की जो है 11-12 साल की लड़की, 10-11 साल की लड़की, अब ये औरत में बदल जाएगी, यानी अब इसके अंदर जो है मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट होगी, यानी प्रेगनेंसी अब ये कंसीव कर पाएगी आगे जाके, यानी अब ये प्रेग्नेंट हो सकती है। तो इस तरह का ये सीन है। कहानी में काफ़ी जो है ट्विस्ट डाल रखे हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट के साथ साथ मिएंडर फ्लो है, जो कि ऐसा लगता है कहानी का अब ये यू टर्न आएगा, अब ये यू टर्न आएगा, फिर एक और यू टर्न आएगा, राइजिंग एक्शन फॉलिंग में कन्वर्ट हो रहा है, फिर फॉलिंग से दोबारा राइजिंग में जा रहा है। कई सारे जो प्लॉट है, प्लॉट नहीं कह सकते हम इसे, एक सब प्लॉट्स हैं, सब प्लॉट्स जो है वो इंटरवूव्ड है ना, सारों को इंटरवूव कर रखा है और सारे ही जाके कॉम्प्लेक्स पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं स्टोरी के थ्रू। कैरेक्टर्स जो है वैसे ट्रेजेडी बेसिस पे क्राफ्ट किए गए हैं, कई जगह वीक कैरेक्टर भी हैं, कई जगह स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर भी, कई जगह फ्लैट भी लग रहे हैं, कई जगह राउंड भी लग रहे हैं।
और जो इंटरवाइंड कर रखे हैं सब प्लॉट्स को एक मेजर प्लॉट डिफाइन करने के लिए, दैट्स ट्रेजेडी। ठीक है, ये कुछ कुछ बातें हैं जो कि अबाउट राइटिंग से हमें पता चलता रहता है जैसे जैसे हम रीड करते जाते हैं कहानी को। तो इसके बाद होप सो आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, बाकी यार सब्सक्राइब पक्का करो, है ना, और लाइक भी ज़्यादा करो ताकि चैनल जो है एक क्रीम लेयर पे पहुंच सके और मेरा भी मन लगा रहता है कि मैं वीडियोस बना सकूं। और ठीक है, देखो रवि एट दिस रियलाइज दैट दिस 10 ईयर ओल्ड, वो ये 10 साल की लड़की जब जवान होगी ये पता चल जाता है। पिकनिक के बाद स्कूल क्लोज हो जाते हैं, समर वेकेशन आ जाती है जो कि नॉर्मल है। रवि बिजी हो जाता है पेपर वर्क में क्योंकि स्कूल के वर्क आ जाते हैं, उसमें जो है ऑफलाइन काम बहुत ज़्यादा होता है, पेपर वर्क करना होता है, सब कुछ है ना, ये सब कुछ। फिर एक दिन क्या होता है, पोस्टमैन आता है, पोस्टमैन के पास एक लेटर होता है। वो लेटर इसकी पुरानी गर्लफ्रेंड है ना, एक गर्लफ्रेंड है इसकी जिसका नाम क्या है, पद्मा। पद्मा की तरफ से लेटर होता है कि वो आ रही है मिलने के लिए, किससे, रवि से। फिर दोनों बहुत ही अच्छा हनीमून टाइम पीरियड एक स्पेंड करते हैं, बहुत ही खूबसूरत पल, रोमांटिक पल लीड करते हैं। पर इनका ये रोमांटिक पल एकदम से बर्बाद हो जाता है क्योंकि एक स्कूल इंस्पेक्टर इसी टाइम पे एंट्री करता है। और ये स्कूल इंस्पेक्टर एक नया स्कूल इंस्पेक्टर होता है जो कि रवि का पुराना दोस्त नहीं होता। ये स्कूल इंस्पेक्टर का जो है पियोन आता है, स्कूल इंस्पेक्टर नहीं आता, स्कूल इंस्पेक्टर का पियोन आता है और वो यहाँ पे तहकीकात करता है कि रवि है कि नहीं। जब वो देखता है स्कूल में रवि है नहीं तो वही कंप्लेन लेके अपने बॉस को जाके बता देता है। स्कूल इंस्पेक्टर कहता है ठीक है कि रवि को हम निकाल देंगे जॉब से, पर अगर रवि को जॉब से नहीं निकलना चाहता तो रवि जो है अपने आप को बचाने के लिए घूस दे, ब्राइब करे। अगर वो ब्राइब कर देगा, ये बात देखो स्कूल इंस्पेक्टर नहीं बोल रहा, ये पियोन बोल रहा है। पियोन के रवि को सजेशन दे रहा है कि रवि को नहीं दे रहा, देखो पियोन जो है यहाँ पे माधवन नायर को, माधवन नायर पता है आपको, शिवराम नायर, माधवन नायर का नेफ्यू। तो माधवन नायर को पियोन कहता है। जैसे जैसे पियोन जाता है पहले देखने के लिए स्कूल में, तो स्कूल में से रवि नहीं मिलता, तो वो माधवन नायर को बोलता है कि रवि नहीं मिल रहा, इसकी कंप्लेन मैं जाके कर दूंगा। कंप्लेन करता है वो। फिर वो पियोन बोलता है कि बचने का एक ही तरीका है, अगर जॉब से बचना है रवि को, तो रवि जो है वो ब्राइब करे, कुछ पैसे दे स्कूल इंस्पेक्टर को, वो उसे छोड़ देगा, उसकी जॉब को छोड़ देगा। पर रवि कहता है, साफ मना कर देता है माधवन नायर को कि वो इस ऑफ़र को रिजेक्ट कर रहा है, वो पैसे बिल्कुल भी नहीं देगा। और यहीं पे और रवि जो है वो लीड टू दी ट्रेजिक एंड ऑफ दी रवि, सम रवि के करियर का। उसके बाद रवि जो है साइन करता है रेजिग्नेशन को, रिज़ाइन फॉरवर्ड करता है और वो वहाँ से जाने के लिए सेम बस स्टॉप पे आता है जहाँ वो पहली बार आया होता है, उसे रिसीव करने के लिए आते हैं। बस स्टैंड पे पहुँचता है। अब देखो एक और ट्रेजिडी है, बेशक उतनी हाईफाई ट्रेजेडी नहीं है जैसे कि शेक्सपियरियन टाइप ऑफ ट्रेजेडी नहीं है, बट लो लेवल ऑफ ट्रेजेडी है, बट स्टिल इट्स अ ट्रेजेडी। ये है ट्रेजेडी इज़ अबाउट द मैजिक रियलिज्म, इट्स अ ट्रेजेडी अबाउट द चांस बाय लक। ठीक है, वो है तो चांस की ट्रेजेडी है, द मोमेंट की ट्रेजेडी है, टाइम कन्वेंशन की ट्रेजेडी है कि उसी टाइम पे एक सांप आ जाता है और सांप जो है वो रवि को काट लेता है और रवि की डेथ हो जाती है। तो दिस इज़ अगेन टाइम कन्वेंशन बेस्ड ट्रेजेडी है ना, टाइम के ऊपर डिज़ाइन कर रखा है ट्रेजेडी को। टाइम का बहुत एक अलग से वो दिखा रखा है कि इस टाइम पे सांप क्यों आया, इसने इसे क्यों काटा, और यहाँ पे ये पूरी स्टोरी जो है वो ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ से डिटेल एनालिसिस देखेंगे। देखो जब भी जो डिटेल एनालिसिस का जो कंसेप्ट आता है, जब भी डिटेल एनालिसिस कैसे लिखना है वो उठाओ, बाकी वर्ड्स के ऊपर ग्रिप रखो, अच्छे से अच्छे वर्ड को कैसे यूज़ करना है, आंसर राइटिंग कैसे प्लेस करनी है, कहाँ से मैं कितने वर्ड्स उठा के लिख सकता हूँ। ठीक है, इन सब पे ज़्यादा ध्यान देना। और जो जो वर्ड्स हैं वहाँ पे बहुत खूबसूरत वर्ड्स मिलेंगे आपको, और लिखने का अंदाज वो सब आपको ऐड करना है। यही सब आपको चेक करना होता है डिटेल एनालिसिस में। अब मैं आपके थ्रू मूव होता हुआ, यानी ऐसे मेरी गो थ्रू होना है स्क्रीन, बस एक बार इसे स्क्रीनिंग करनी है इसकी। जो जो बेस्ट लाइन होंगी हम उसको नोट करेंगे और उसको लिखते चलेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले दिस इज़ दी ब्यूटीफुल लाइन, बहुत ही खूबसूरत लाइन है अबाउट द स्टार्टिंग। अगर आपको कोई स्टार्टिंग करनी है या फिर एंड करना है किसी भी आंसर राइटिंग के लिए, वेदर फॉर द 18 मार्क्स 15 20, जो भी सिनेरियो सबके लिए बहुत मस्त है। देखो, irrationalities of this sanguine age, the horror of the war, the programs in the name of the god, caste, language, religion, notion, all this is the popular theme of the work of the Malayalam fiction writer and the cartoonist O.V. Vijayan, as it is lico tepo rato। ठीक है, इसको पक्का आपको लिख के आना है, बहुत ही प्यारी लाइन है। ठीक है, आप एंड कर सकते हो, या बच्चों को ज़्यादातर यही होता है कन्फ्यूज़न कि हम अपने आंसर राइटिंग को स्टार्ट कैसे करें, तो ये उनके लिए बहुत सही है। मलयालम नावल है खसकिनते इतिहासम, जिसका मतलब मैंने बता दिया। और उसके बाद आपको इससे प्री खसक पोस्ट खसक दो वो आगे 50 रीप्रिंट्स हुए, बहुत ही ज़्यादा सोल्ड हुए इन साउथ एशिया। द लेजेंड ऑफ द खसक विजयन की 19 विजयंस
1994 ट्रांसलेशन ऑफ द नॉवल, 1994 में ट्रांसलेशन हुआ इस नॉवल का, एंड इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ द राइटर हैज़ द कोर्स ऑफ 25 ईयर्स का पूरा कोर्स किस तरह से राइटर ने देखा है, वो एक्सपीरियंस इसमें देखा जा सकता है। मियांडर्ड वर्क है, मियांडर नदी से उठाया गया, जिस तरह से नदी मियांडरिंग करती हुई जाती है, ऐसे से जाती है, इसी तरह से ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं ये जो पूरी राइटिंग है वो मियांडरिंग फेज से मूव हो रही है। आइडियोलॉजी मार्क्सिज्म का भी है, ठीक है, स्पिरिचुअलिज्म भी है कई जगह पे, ठीक है, और उसके बाद इनजस्टिस का भी कंसेप्ट शो कर रखा है, ठीक है। मार्क्स को मैंने कई जगह समझा रखा है, नहीं तो एक स्पेशल वीडियो मार्क्स का भी लेके आ जाऊँगा, और मैंने होप सो अगर आप मेरे सारे वीडियोस फॉलो कर रहे हो तो मार्क्सिज्म के ऊपर मैंने बता रखा है किस तरह से आपको लिखना होता है। रवि इसमें यंग प्रोटैगनिस्ट है जो कि खसक जाता है, ये तो बता रहे थे कहानी का रखे ऑल अबाउट, और किस तरह से वो उसका इलिसिट अफेयर होता है स्टेप मदर के साथ, उसके लिए वो फिज़िक्स के ऊपर जो स्कॉलरशिप कर रहा होता है वो भी छोड़ देता है वो, और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से कर रहा होता है वो छोड़ के वो एक आश्रम टाइप लाइफ लीड करने की कोशिश करता है। ये ठीक उसी तरह से ट्रेजेडी जैसे बुद्धा जैसे मैंने कंपेयर किया लेडी मैकबेथ के साथ, ओथेलो के साथ, द सेम इज हियर। उठाओ एवरीडे लाइफ की फॉर रवि इज एलिनेटेड इन दी हैमलेट, जैसे हैमलेट कंफ्यूज द सेम। द नॉवल इज फॉर द रूरल नैरेटिव्स को न्यूमरस कैरेक्टर्स में यूज़ किए गए, जैसे अल्लाह पिच्चा हो गया, माधवन नायर हो गया, एंड ऑल्सो बोथ द कम्युनिस्ट कम टू द रवि सपोर्ट, रवि के सपोर्ट में जो कम्युनिस्ट आते हैं वो भी दिखाई गए हैं। द विलेज ब्यूटी जैसे कि मैमूना, मैरिड टू द चुकरा राठौर, है ना, ये सारा इसमें कहानी बाकी हमने कर ही रखा है, ठीक है, एक बार गो थ्रू हो जाना आप इन सब से। बाकी स्लाइड मल्टी रिलीजियस कम्युनिटी यहाँ पे दिखाया गया कहानी में, हिंदुइज्म, इस्लाम और कम्युनिज्म का भी एक अच्छा एग्जांपल दे रखा है। कम्युनिज्म का सिंपल मतलब है जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, यानी जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है जो वो कैपिटलिज्म के अंडर नहीं आएगा, वो कम्युनिज्म के अंडर आएगा। यानी कम्युनिस्ट का मतलब आम लोगों को के पास भी जो है वो पावर रहेगी, ना कि कैपिटलिस्टिक के ऊपर कि सारा जो है वो पूंजीवाद लोग ना ही बैठे रहें कि सब कुछ जो है वो सिर्फ जो ऊपर जो है एलीट क्लास जो है वो सारा फ़ायदा उठा रही है। जैसे मार्क्सिज्म में भी 3 लेयर देखे थे, सबसे नीचे वाले जो हमारे पास है वो प्रोलेटेरिएट थे, लेबर क्लास, प्रोलिटेरिएट के बाद, ठीक है, प्रोलिटेरिएट सबसे नीचे वाले प्रोलिटेरिएट, इसके बाद जो है हम पे बॉर्जुआ थे, बॉर्जुआ, ठीक है, उसके बाद जो यानी जो पढ़े लिखे मिडिल क्लास, उसके बाद सबसे ऊपर एलिट क्लास। तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऐसा नहीं है कि सब एलिट क्लास के पास हो, सारा चीज़ यही यूज़ कर रहे हो, आम लोगों के पास भी पावर जो है वो रहे, आम लोग भी जो है वो कंट्रोल करे, सोशियो इकोनॉमिक ऑर्डर बना रहे, ऐसा नहीं सारा जो प्रॉफिट एजेंडा है वो एलिट क्लास एंजॉय कर रहा हो, ये कम्युनिज्म है। तो इस तरह से कम्युनिस्टिक मॉडल भी दिखाया गया इसमें केरला का। एंड हिज द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, जैसे निज़ाम अली का रोल इन फाउंडिंग द कुमन काओ द बीडी वर्कर्स यूनियन, तो निज़ाम अली ने एक तरह से बीडी वर्कर यूनियन फॉर्म किया था, द फर्स्ट इन द टाउन, एंड सब्सिक्वेंटली कन्फ्रंटेशन विद द अटार विद द ओन फैक्ट्री फॉलोड बाय द स्ट्राइक दिखाए गए हैं, वर्कर के डेमोन्स्ट्रेशन दिखाए गए हैं, इस कहानी को और डीप में पढ़ोगे तो ये सारे प्लोरिटेरिएट के एजिटेशंस हैं, ठीक है। प्लोरिटेरिएट का मतलब लोअर क्लास के लोग, यानी लेबर क्लास के लोग किस तरह से वो स्ट्राइक कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, तो ये इन्हें मार्क्सियन कंसेप्ट से जोड़ती है। मार्क्सियन कंसेप्ट डास कैपिटलिज्म यही है कि जितना ज़्यादा एलीट क्लास और सबसे नीचे कौन से होंगे, प्रोलिटेरिएट, प्रोलिटेरिएट जितनी मेहनत करेंगे वो उतने लोगों को और अमीर बनाते जाएंगे, क्योंकि मशीन्स जो है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी जो मशीन्स है वो सब कंट्रोल कौन कर रहे हैं, वो सब कंट्रोल जो है वो एलिट क्लास कर रहे हैं, और लेबर क्या कर रहे हैं, सिर्फ उस पर अपना लेबर इन्वेस्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जितना वो मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा एलिट क्लास अमीर लोग और अमीर होते रहेंगे। इससे इनके बीच में जो है क्लास स्ट्रगल जो है, क्लास का गैप जो है वो बढ़ता चला जाएगा। इसको कम करने के लिए प्रोलिटेरिएट में से कुछ लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, आने वाले टाइम पे बोर्जुआ क्लास आएगी, दैट इज़ द मिडिल क्लास, यही मिडिल क्लास जो है वो इंटरवीन करेगी, इन दोनों के गैप को कम करेगी, जिसमें हम सब है, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अभी ऐसा तो नहीं है कि मेरे बहुत सारा पैसा हो जिससे कि मैं ये काम कर दूँ वो काम कर दूँ, और नीचे लेबर वाले काम होंगे नहीं, तो बीच वाला जो मिडिल लेवल है दैट इज़ द बोर्जुआ, तो यही क्लास जन्म लेगी जो कि इनके बीच के गैप को जो है वो एवरेज करेगी, कम करेगी। तो वो ये तो कहानी में प्रोलिटेरिएट एजिटेशंस काफ़ी देखे गए हैं। निज़ाम अली को अरेस्ट भी किया गया, जैसे कि देखा होता है इनके जो लीडर होते हैं वो अरेस्ट होते हैं, प्रोलेटेरिएट्स जो होते हैं इन्हीं में जो लीडर बनता है वो लीडर अरेस्ट हो जाता है, फिर अरेस्ट होने के बाद या तो इन पे डिमांड रखी जाती है या फिर ये डिमांड को मान लेते हैं, मानने के बाद इनका खान पीन अलग हो जाता है, ये भी बाद में जाके एलिट क्लास में ऐड हो जाते हैं।
ठीक है, ये भी उन्हीं के साथ मिल जाते हैं, फिर प्रोलिटेरिएट वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो इस तरह का कुछ लेफ्ट विंग लेफ्ट स्टाइल दिखा रखा है इस पूरे उसमें। तो कम्युनिस्टिक मॉडल आपको ध्यान रखना है, और पेपर में आए तो आपको ये लिख के आना है मार्क्सियन कंसेप्ट का, दास कैपिटल, बॉर्जुआ, प्रोलिटेरिएट, एलिट। ठीक है, नहीं समझ रहा 2-3 बार इसको रोक के यहाँ से देख लो, आपको समझ आ जाएगा। बाकी कमेंट्स आप कर सकते हो, और हाँ, चैनल को यार पक्का सब्सक्राइब करो। The afterword the novels तो विजन कन्फेस द इंटेंडेड द रवि एक पिलग्रिम रिवोल्यूशनरी के साथ दिखा रखा किस तरह से सब कुछ छोड़ के एक धर्म के धार्मिक यात्रा पे निकल पड़ता है। उसकी लवर पद्मा आती है, वो दिखा रखा है, और ब्लू ब्लैक कलर का स्नेक अप्रोच करता है और उसको काट लेता है। उसके बाद वो फंगस विद इट्स फैंग्स, सॉरी फंगस करो फैंग्स, यानी अपने उससे फन से, और कुछ मिनट के बाद ही जो है रवि की वो डेथ हो जाती है। रेन का यूज़ किया गया है, यानी एक कंडीशन, एक बैकग्राउंड सेट किया गया है। The novel metaphysically ends where it commences at the bus stop of the common cow, but one that really meant, देखो बस इनकैप्सुलेटेड राइटिंग है, इनकैप्सुलेशन किया गया है। इनकैप्सुलेशन का मतलब जहाँ से कहानी शुरू हुई एंड में वहीं पे लाके ख़त्म कर दिया। तो कोमन काओ बस स्टॉप था जहाँ पे वो उतरा था, और उसी कोमन काओ बस स्टॉप पे उसे पता नहीं था कि एक दिन वो आएगा और यहाँ सांप काट जाएगा और वहीं पे उसका एंड हो जाएगा। द लेजेंड ऑफ और मेटा नरेटिव्स क्या होते हैं, पहले तो ये समझो। देखो, नरेटिव का सिंपल मतलब होगा कहानी नरेट की जाएगी, सुनाई जाएगी। जैसे ये नरेटिव 1 है, दिस इज अगेन द नरेटिव 2, दूसरी कहानी, दिस इज द नरेटिव 3, तीसरे कैरेक्टर की कहानी, दिस इज द नरेटिव 4, N1 नरेटिव 1, N2 नरेटिव 2, N3 N4। इन सब ये आपस में मिक्स होकर एक सेंट्रल नरेटिव होगा, एक सेंट्रल क्रक्स होगा पूरी राइटिंग का, एक निचोड़, नटशल, द नटशल ऑफ ऑल द नरेटिव दैट इज कॉल्ड मेटा नरेटिव, वो मेटा नैरेटिव होगा। तो कहानी में कई सारे नैरेटिव्स घूम रहे हैं, दैट ऑल्सो लीड्स टू द मेटा नैरेटिव। और मेटा नैरेटिव यही है, यहाँ पे किस तरह से दिखाया गया एट द एंड द डेथ की परफेक्शन दिखा रखी है, उसके साथ साथ किस तरह से इमेंसिपेशन, साल्वेशन और मुक्ति का एक कंसेप्ट दिखा रखा है, और डेथ को एक अल्टीमेट रियलिटी प्रेजेंट कर रखी है इस पूरे राइटिंग में। द विलेज जो है इट्सेल्फ बिकम ए जॉनर ऑफ सीकिंग द रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मेमोरीज ऑफ द सिंपल पास्ट। तो ये द लेजेंड एक नैरेटिव है, बिल्कुल नैरेटिव आप बता देना। विजन ने अंडरगो द डिसलोकेशन ऑफ द फैमिलियर कंसेप्ट को रखा गया है, कई अलग अलग कैरेक्टर्स उठाए गए हैं विद द बैकग्राउंड, कुछ मिथिकल ग्राउंड पे रखा गया है ना, ये सब कुछ। द लेजेंड ऑफ द खसक टू मेक द विलेज सेटिंग इन द गुड लॉस्ट लैंड, पेस्टोरल सेटिंग रखी गई है। पेस्टोरल का मतलब जहाँ घास बास गांव वाले लुक में, उस तरह से रखी गई है। द टेंशन बिटवीन द मिथोलॉजी पास एंड द डिमिनिश द प्रेजेंट कैरेक्टर, मिथ्स का कंसेप्ट ऐड किया गया है, कई जगह कंसेप्ट को ज़्यादा ही कुछ उस तरह से डाल रखा है विदाउट बेस, जैसे कि एंड में सांप आके काट जाएगा, उस वजह से डेथ होगी, कीड़ा घुस गया, ये सब कुछ ऐसे है कि दैट्स नॉट द नॉर्मल, एक इंसिडेंटल कंसेप्ट के ऊपर डिज़ाइन किया गया है नरेटिव्स को। इसमें स्कोप और लिमिटेशन दोनों दिखा रखी है। द कल्चर ऑफ द पेस्टोरल केरला का सीन है, ठीक है, मैंने तमिलनाडु बोल दिया, दैट्स केरला, ठीक है, पर मद्रास का सीन सेटअप है ऑलमोस्ट सेम ही था, ये सब है ना। तो मद्रास से तमिलनाडु, और केरला का सीन बता रखा है। एमरीड इन द नोवेला, ये नोवेला है, नॉट द नॉवल, नॉवल बहुत बड़ी होती है ना, नॉट द शॉर्ट स्टोरी छोटी होती है, इट्स समवट मिडल बिटवीन द नॉवल एंड द शॉर्ट स्टोरी, दैट इज द नोवेला। तो नोवेला है। इसमें रेजिस्टेंस की कहानी भी है, किस तरह से रेजिस्ट किया जा सकता है, कई जगह रेजिस्टेंस का फैक्टर भी है, रोकना। रूरल सेटिंग ग्राउंड पे सेट किया गया है। वर्चुअस और वाइसेस भी हैं, फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं, कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, सबको बैलेंस करके रखा गया है। मैनर के ऊपर भी राइटिंग है, ड्रेस, गेस्चर, लैंग्वेज, ये भी दिखा रखा है। मिथ और लेजेंड्स भी यहाँ पे कई कई जगह प्रेजेंट की गई हैं, जैसे स्नेक को एज एन कंसेप्ट दिखा रखा है ना, इनमें कि भगवान आए एक तरह से सांप का रूप लेके, इस तरह से आप ऐड कर सकते हो। दिस नॉवल इज टाइटली बाउंड विद इन द कन्वेंशन डिजाइन टू अकम्प्लिश द एंटी मॉडर्निस्टिक गोल। कोई मॉडर्निस्टिक बेस्ड राइटिंग नहीं लिखी, ये एंटी मॉडर्न थी, अपने एज और स्टाइल ऑफ राइटिंग से एक डिफरेंट स्टाइल ऑफ राइटिंग। सब प्लॉट यूज़ करेंगे, बहुत छोटे छोटे सब प्लॉट्स हैं जो कि एंड में मिक्स होकर एक मेजर प्लॉट को डिफाइन कर रहे हैं। विजन ड्रू दिस स्पेसिफिक डिटेल, सिचुएशनल राइटिंग ज़्यादा है, सिचुएशन के बेस के ऊपर है, और दैट कंबाइनिंग द रियलिज्म, सेंटिमेंट्स, और सब चीज़ को कंबाइन किया गया है। द लेजेंड ऑफ द खसक इज अ पर्सनली द लोकल आइडेंटिटी विद इन द बियॉन्ड द लिटरेचर, एक जैसे पेक्यूलर सिचुएशन, एक अजीब हालात दिखा रखे हैं, ठीक है, वो सब बस ये नॉर्मल कुछ वर्ड्स है, जैसे क्वेश्चन आएंगे आपको वैसे इसमें टारगेट करना है। ये स्लाइड का डिफरेंस है। द सिलेक्शन ऑफ थीम कैरेक्टर एंड द प्लॉट इंडिकेट्स द की एलिमेंट ऑफ द जॉनर ऑफ द लेजेंड ऑफ द कलेक्शन
द लेजेंड ऑफ द खसक के लिए एक बिल्कुल अलग योनरा सेट किया गया है तीनों के लिए। थीम भी बहुत अलग सी है, इसमें कैरेक्टर भी अलग अलग है ना, प्लॉट भी छोटे छोटे प्लॉट यूज़ कर रखे हैं। Ovi Vijayan being a self-conscious writer produce both what we make the establishment of the modernist narrative का स्टाइल भी यूज़ किया गया है और कुछ ग्रोटेस्क भी यूज़ करे गए, अजीब अजीब से चीज़, ठीक है। द लेजेंड ऑफ द खसक प्रेजेंट द लाइफ ऑफ द हार्श एग्जिस्टेंस, एक हार्शनेस दिखा रखी है लाइफ में, वुमेन को दिखा रखा है, चिल्ड्रन को दिखा रखा है, सुपर नेचुरल चीज़ें भी दिखा रखी है। रवि स्टार्ट लिविंग हियर एज एन आउटसाइडर की तरह रहता है, वो अलग अलग रिलीजन के बीच में वो रहता है और उनसे किस तरह से कनेक्टेड है। हिज बेड रिडन फादर, हिज रिलेशनशिप विद स्टेप मदर, हिज गर्लफ्रेंड ड्रीमिंग टू बिल्ड ए फ्यूचर विद हिम, इतने सारे कंसेप्ट में। फिर उसके बाद एक सर्कमस्टांसेस को प्रिवेल किया गया है, एक बहुत ही अजीब दरअसल पेस्टिलेंस यानी पेस्ट आके घुस जाता है सर में, स्मॉल पॉक्स का यूज़ किया गया है। दिस इज अगेन द राइटिंग दैट इज ऑल्सो फैब्रिकेटेड ऑन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सिचुएशन, तो सिचुएशनल ग्राउंड पे भी सेट किया गया है। हाँ, पोस्ट स्ट्रक्चरलेस राइटिंग है, स्ट्रक्चर वैसा मेंटेन नहीं किया गया जैसे पहले की राइटिंग की जाती है, ठीक है। और पोस्ट मॉडर्न भी आप कह सकते हो, मॉडर्न ग्राउंड से बिल्कुल डिफरेंट वे से लिखा गया है राइटिंग को। इज रिमाइंड ऑफ हाउ दैट वी हैव लॉस्ट आवर रूट्स, हम किस तरह से अपने रूट्स को भूल चुके हैं, अपने कल्चरल ग्राउंड से हट चुके हैं। एंड लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस भी दिखा रखे हैं, हिंदू मुस्लिम दो अलग अलग जो है, एक तरह से अभी पता ही चल रहा होगा आपको किस तरह से इनको दिखाया जाता है दोनों को, तो टू अपोजिट पोल्स का कंसिडरेशन है, पर यहाँ पे को एग्जिस्टेंस दिखाया गया है। विजन टर्न अबाउट द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इमेजिनेटिव ऑथर्स ऑफ द इंडियन राइटिंग में एक अलग तरह का राइटिंग, एक इमेजिनेटिव ऑथर का एक टाइटल मिला, एक अलग से कुछ सोचना, अलग से लिखना। और द पोस्ट एपोक्लिप्टिक वर्ल्ड, एपोक्लिप्स का मतलब होता है दुनिया बर्बाद हो जाए, पर ये उसके बाद का भी दौर है कि पता नहीं ऐसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इस तरह की राइटिंग को आप मॉडर्निज्म पे भी सेट कर सकते हो, पोस्ट मॉडर्निज्म पे भी, पोस्ट एंड पोस्ट मॉडर्निस्ट राइटिंग आ जाती है यहाँ पे, कि मॉडर्न तो अलग ही थे, पोस्ट मॉडर्न उससे भी अलग थे, पर ये पोस्ट एंड पोस्ट मॉडर्न स्टाइल ऑफ राइटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल स्टाइल ऑफ राइटिंग। एक एक्सपेरिमेंट किया गया एक नए तरीके का, देखा होगा आपने कितनी कहानियाँ आके जुड़ रही, एक जगह से अगर आप थीम निकालो तो ना जाने कितनी कहानियों से कितने थीम निकलेंगे। इसके बाद लेजेंड ऑफ दी खसक इन रिलेशन टू दी टू केरला, तो वहाँ की सोशल कल्चरल पॉलिटिकल सारा कुछ दिखा रखा है। To claim that this is southern genre, the found the legend of the Khasak might seem to divorce the south style of the writing from the some larger concept of the value. Ovi vision shaft under the sectional and regional labels, sectional regional label regardless of how the term is south, ये सब हटाओ बकवास है ना, ऊपर वाला लिख लेना किस तरह से है कि यहाँ पे सोशल डायमेंशन, कल्चरल डायमेंशन, पॉलिटिकल डायमेंशन, जोग्राफिकल डायमेंशन सब दिखाया गया अबाउट द खसक स्मॉल विलेज ऑफ द केरला इन साउदर्न बेंड स्टाइल लिखा है ये, ठीक है। जैसे कि आप A.K. रामानुजन के स्टाइल ऑफ राइटिंग देखते हो, A.K. रामानुजन उनका भी बड़ा ये रूरल और रिचुअलिस्टिक ग्राउंड से लिखते थे वो भी, और लैंग्वेज वो है वो भी सिंपल, ऐसा लगता था कि दैट्स ऑल अबाउट द इंडियन स्टाइल ऑफ राइटिंग, इंडियन वे ऑफ राइटिंग, इंडियन कल्चर को प्रेजेंट करना, वही सब कुछ इसमें भी देखने को मिल रहा है। Khassak है, legend of Khassak has become a genre, a body of the text bound together, कई सारे अलग अलग टेक्स्ट को मिक्स कर रखा है। द एरियाज ऑफ द थीम, सेटिंग, मूड, मैसेज, स्ट्रक्चर, प्लॉट सभी टोटली कॉम्प्लिकेटेड है, और उसके साथ साथ उनका कनेक्शन जो है वो तो इतना ज़्यादा ही समझ से बाहर हो रहा है कि समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से नरेटिव को मेटा नरेटिव में ब्लेंड करके एक सेंट्रल फिगर आउट क्या देना चाहते हैं वो। Khassak is in valley in the interspace of the mother. The 12 mosque in ruin, a form of ring, a mandlar around the village, the holding the infinite time of the Khassak stagnant. Ravi is entering in the magic circle. It to it's the magic. ये सारा सीन है किस तरह से लिखा गया है इस राइटिंग को, बस आपको ध्यान रखना है। डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट थीम, सेटिंग, मूड, मैसेज, स्ट्रक्चर, प्लॉट, एवरीथिंग इज डिफरेंट। इट इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेरिमेंट स्टाइल ऑफ राइटिंग। इसके यहाँ से भाव जो आपको इम्पोर्टेंट थीम्स हैं उन सबको आप टिक मार्क करो और या फिर नोट कर लो और उसी को आप लिख के आना। जैसे पता है फैसिलिटेड बहुत सारी चीज़ें, रीडर्स एसिमुलेट एंड रिप्रोड्यूस मल्टीपल वे से आप इसे रिप्रोड्यूस कर सकते हो, इसीलिए इसमें कोई क्वेश्चन और आंसर गलत नहीं हो सकता। बस आपका कहने का एक अप्रोच दैट शुड बी द क्रिटिकल, एक क्रिटिकल वे से आपको एनालिसिस करना और क्रिटिकल वे से और न्यूट्रल ग्राउंड पे सेट होकर आपको लिखना है। मैंने इंटेलेक्चुअल हैव फाउंड इन द डेप्थ इन द प्रेजेंस ऑफ द मिथ, कुछ ने बोला कि मिथ में काफ़ी डेप्थ है, ऐसे कुछ बोल रहे रीबर्थ का कंसेप्ट है, कुछ कह रहे डेथ का,
कुछ नेचर का, कुछ कह रहे पावरफुल इमेजेस यूज़ कर रखी है। दिस नॉवल द राइटर वॉज क्रिएटेड राइटर हैज़ क्रिएटेड अ मिथ भी क्रिएट किया गया। द कैरेक्टर ड्वेल द डीप इनटू द फॉरगॉन डेज, ऐसा लग रहा है कैरेक्टर अपने पुराने दिनों में ज़्यादा जा रहे हैं। टू ऑन एक्शन, सबके अपने खुद के एक्शंस दिखा रखे हैं। उसके बाद ग्रेटिफिकेशन ऑफ द इनर मोस्ट फीलिंग का भी प्रेजेंटेशन दिखा रखा है, किस तरह से कौन सा कैरेक्टर कैसे फील कर रहा है। हर एक का विज़न अपना डिफरेंट है। इट इज़ डन थ्रू दी वर्ड्स ऑफ द इमेजेस का यूज़ कर रखे हैं, वर्ड्स डिफरेंट यूज़ करें, कैरेक्टर अलग है, कंडीशन अलग है, एक प्रेडिकमेंट दिखा रखा है। उसके बाद एक नॉवल इज़ टोटली अबाउट द एक्सपीरियंस, ऐसा लग रहा है कि 25 साल के एक्सपीरियंस को मोल्ड करके फिर इसे लिखा गया है। ये सब इज अनदर थीम अकॉर्डिंग टू द डेविड ह्यूम, द माइंड इज ओनली एन इल्यूजन। दिमाग सिर्फ एक इल्यूजन है, ये डेविड ह्यूम ने कहा था। इज कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ द नॉलेज अबाउट द थिंग्स अराउंड, के माइंड एक इल्यूजन है, वो सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जो बनती है हमारे आसपास की जो चीज़ होती है उसके हिसाब से। द कंसेप्ट ऑफ द रीबर्थ आंसर टू द पजल्स इज एंड हर बर्थ इज अकॉर्डिंग टू द सिन ऑफ द वर्च्यूज़। ये माना जाता है जन्म जो है वो वर्च्यूज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं या पाप और पुण्य जैसे कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसी वजह से कोई ऐसा कुछ हुआ जिस वजह से सांप ने उसे काट लिया और उसकी डेथ हो गई, पुराने कुछ कर्म होंगे जिसकी वजह से उसे सज़ा मिली, इस तरह का। रवि अराइवल ऑफ द खसक इज़ नॉट एन एस्केप फ्रॉम हिज लाइफ। रवि का खसक आना अपनी मौत के लिए निमंत्रण देना, यानी कहते हैं ना जिसकी जहाँ लिखी हुई होती है वो वहीं जाके मरता है। तो ना रवि खसक आता ना उसकी डेथ होती, पर खुद सोचो जहाँ वो आया, जिस जगह वो आया, जिस स्टैंड पे आया, वापस उस स्टैंड पे गया तो उसकी डेथ हो गई। तो इसी तरह के दिस इज अगेन द कर्मा फिलोसफी पे डिफाइन कर रखा है, अच्छे कर्म बुरी कर्म इस तरह से। बाकी स्लाइड्स को अगर एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं तो आप उसको निकाल लो। तो भी ओवी विजन का नरेटिव सीक्वेंस है, सीक्वेंस वे में नरेटिव को यूज़ कर रखा है। ऐसा नहीं एक नरेटिव है फिर उसके बाद दूसरा नरेटिव उससे कनेक्ट नहीं हो रहा, बिल्कुल सिक्वेंशियल ऑर्डर है। कैरेक्टर्स समवट मिंगल विद द नेचर एंड द रियलिटी, रियल ग्राउंड पे भी कैरेक्टर्स हैं, ऐसा नहीं है कुछ ज़्यादा ही जो है इसको बढ़ा चढ़ा के दिखा दिया हो, एग्जैगरेशन यूज़ किया हो, ऐसा नहीं है। अलग अलग रिलीजन है इसलिए अलग अलग कल्चर को प्रेजेंट किया गया है। द लैंग्वेज यूज इन द ब्लेंडेड फॉर्म ऑफ द लस्ट भी यूज़ है, मिस्टिक एक्सपीरियंस भी यूज़ है। दस ई इनकॉर्पोरेट्स फ्लेवर ऑफ द सोरो स्माइल, दोनों हैं, अच्छे पल बुरे पल दोनों हैं। एंड इट रिमाइंड अस द आर्ट ऑफ द लॉरेंस ड्यूरल, हिज फेमस वर्क द अलेक्जेंड्रिया क्वार्टेट, द लस्ट एंड द मिस्टिक एक्सपीरियंस फ्लो अलॉन्ग थ्रू आउट द नॉवल। ये ठीक उसी तरह से जैसे लॉरेंस ड्यूरल के एक वर्क है अलेक्जेंड्रिया क्वार्टेट, उसमें भी ठीक ऐसा ये मिस्टिक एक्सपीरियंस है बिना बेस के, मतलब बेस तो है मतलब, पर फिर भी आप एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते। सांप आके काट गया, अब काटने से तो मरेगा ही क्योंकि वेनमस स्नेक था, पर वो ही क्यों आया उस समय क्यों आया, सच टाइप ऑफ द राइटिंग इज द मिस्टिक एक्सपीरियंस। और लस्ट का ग्राउंड भी सेट किया गया, जैसे कि इसमें दिखाया है मेमूना का कभी चक्कर उसके साथ है, कभी किसी ने किसी को एक्यूज़ करा के वो भी रवि के साथ कनेक्टेड है, ऐसे लस्ट ग्राउंड पे भी लिखा गया है। सिन फिलोसफी बहुत सारा कुछ इसमें है, सिन कर्मा फिलोसफी, आप बस लाइंस नोट करो जो जो इंपॉर्टेंट है उन लाइंस को लिखो और उसी तरह से आंसर राइटिंग लिख के आना है पेपर में, बस ये ध्यान रखना है जैसे जिस तरह से लिखना है, ठीक है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। स्लाइड को रोको और देखो, अच्छी अच्छी लाइन से इसमें आप कंक्लूजन में ऐड कर लेना, जो जो आपको बहुत अच्छी लगे उसको उठाओ बस आप। अब यहाँ से कुछ ऐसे रीडिंग ऑफ द ओवी विजयन खसक किस्त आसम, इट मीन द लेजेंड ऑफ द खसक। पोस्ट इंडिपेंडेंस मलयालम लिटरेचर बिकम मोर रियलिस्टिक विद द एडवेंट ऑफ द मॉडर्निज्म। पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग है, देखो पोस्ट कॉलोनियल 1945 की जो राइटिंग है दैट इज कॉल्ड द पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग। तो ये केरला और मलयालम राइटिंग है ना, स्पेशली मलयालम राइटिंग का भी एक पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव है, क्योंकि पोस्ट कॉलोनियल इसलिए बोला कि कॉलोनियलिज्म के बाद की राइटिंग है तो वे ऑफ राइटिंग काफ़ी डिफरेंट है। देखा आपने कितने मल्टी सब प्लॉट्स लिए गए हैं जो कि मल्टी फेसेटेड थीम्स बना रहे हैं, जो कि इंट्रिकेट है आपस में, कम्प्लीटली वाइंडेड है और जिससे एक मेटा नैरेटिव फॉर्म कर रहे हैं, उसके ऊपर कैरेक्टर्स को सजाए गए हैं। जैसे कि द केरला कल्चर बिल्ड थ्रू द लेजेंड ऑफ, जैसे द बैलेड ऑफ द नॉर्थ, बैलेड ऑफ द साउथ, ऐसे होते हैं, तो ये बैलेड ऑफ साउथ के अंडर आती है राइटिंग। द्रविडियन स्टाइल ऑफ द आर्यन एंसेस्ट्री के ऊपर जो है कॉलोनियलिज्म लेफ्ट इट्स डीप इम्प्रिंट अपॉन ऑलमोस्ट ऑल द वेक्स ऑफ द केरला की हिस्ट्री के ऊपर कॉलोनियलिज्म ने काफ़ी इम्पैक्ट डाला है। कॉलोनियल प्रैक्टिसेस और कॉलोनियल स्टाइल ऑफ राइटिंग, बट दिस इज़ द पोस्ट कॉलोनियल रीडिंग। पोस्ट कॉलोनियल रीडिंग का मतलब ये होता है कि हम जो रीडिंग करने वाले वो इस तरह से देखेंगे कि ये एक तरह का लिबरल राइटिंग है, इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म से लिखी हुई राइटिंग है, कोई भी इम्पैक्ट नहीं दिख रहा अबाउट द वेस्टर्न स्टाइल ऑफ राइटिंग।
वेस्टर्न स्टाइल ऑफ राइटिंग कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्लॉट को रखा गया हो या कोई ड्रामा या शेक्सपियरियन स्टाइल से लिखा गया हो या जैकोबियन एज से लिखा गया हो या विक्टोरियन स्टाइल को कॉपी किया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको बहुत ही, और इंडियननेस इसमें है, ठीक है। तो इंडियननेस है दैट आल्सो मेक द राइटिंग द पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग। अ टिपिकल विलेज केरला को दिखा रखा है, जो कि अंग्रेज जो कॉलोनलाइज थे, तो कॉलोनाइज पीरियड में इस तरह की राइटिंग नहीं देखने को मिली। पर पोस्ट कॉलोनियल में बिल्कुल सही आपको फ्री इंडिया मिलेगा, कंप्लीट इंडिपेंडेंट इंडिया मिलेगा। जैसे केरला को दिखा रखा है, खसक विलेज को प्रेजेंट कर रखा है, एक रूरल सेटअप रखा गया है, रूरल ग्राउंड पे मूव हो रहा है, कहानी में कोई भी कॉलोनियल पर्सपेक्टिव नहीं सेट कर रखा, ठीक है। इसीलिए हम कहेंगे इज अ पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग, परफेक्ट एग्जांपल। देखो व्हेन इट कम्स टू द मलयालम लिटरेचर, तो वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस क्वाइट ऑब्वियस, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादातर आपको पता था, ये एरिया तो बहुत ही कॉलोनाइज था इंडिया का। अगर हम देखते हैं तो साउथ इंडिया, जहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट देखा जाता है कॉलोनियलिज्म का, पर फिर भी ये जो राइटिंग है दैट इज़ टोटली अनटच्ड फ्रॉम दैट पीस, है ना। The focus on the roots of the ancestry, origin, definite way of writing, the perspective of the legend. O.V. Khasak is a symbolic of the significance of the village neck, है ना। एक विलेज मॉडल का एक परफेक्ट एग्जांपल दिखा रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इम्पॉर्टेंट है अबाउट दैट इंडियन विलेज, है ना। इंडियन विलेज का एक परफेक्ट एग्जांपल है। यही चीज़ जो है इससे पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग बनाती है। इट मीन इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्री स्टाइल ऑफ द राइटिंग। जैसे कि जिसमें खसक ऐतिहासिक का मतलब बता रखा है, इट मीन द मलयालम नॉवल, जो कि सेल्फ ट्रांसलेट किया गया था द लेजेंड ऑफ द खसक में। खसक रिमोट विलेज है, पलाक्कड डिस्ट्रिक्ट केरला में, ठीक है। इट्स अ रिमोट विलेज, अगेन ये रियल ग्राउंड है, एक रियल बेस विलेज है, ऐसा नहीं है कि कोई एक फिक्शनल विलेज है। तो द रवि एडॉन्स द रोल ऑफ द टीचर ऑफ द प्राइमरी, ये पूरी कहानी आ जाएगी यहाँ पे, है ना। तो आप एक बार ये नोट करके जो जो आपको अच्छे अच्छे लाइन्स लगे वो आप उसे उठा लो इसमें से। मैंने एक बार पीछे बताया था आपको, जैसे कि आर के नारायण का मालगुडी जो है वैसे फिक्शनल, बट दिस इज़ अ रियल। पर जो ग्राउंड रखा गया था, जो विलेज जैसा दिखाया गया मालगुडी डेज में, जिस तरह का सेटअप रखा गया और पेस्टोरल थीम रखी गई और ट्रू इंडियनस कल्चर प्रेजेंट किया, सेम इज हियर। ऐसी सेम आपको दिखेगा ए.के. रामानुजन में। ए.के. रामानुजन में भी परफेक्शन है अबाउट दैट इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर को बहुत ही डीपली वे से लिखा गया है और डीप कंसेप्ट मेंशन है। द सेम इज फॉर हियर, यहाँ पे भी ऐसा ही है। स्लाइड को जो है मिथ कब से चला रहा है, तो मिथिकल ग्राउंड आपको इसमें समझ आएगा। इट इज़ इंपॉर्टेंट, कुछ फ्यू स्टोरी है जो कि कनेक्टेड है बट द मिथ, ये जो नॉवल में कुछ मिथ और कुछ लेजेंड्स दिखा रखे हैं। जैसे कि उनमें से एक है द इस्लामिक, एक लेजेंड है, कहानी थी शेख थंगाल की। अब शेख थंगाल जो है एक बार चेताली हिल्स पे जा रहे थे, वहीं जहाँ पे पिकनिक के लिए सब गए थे, तो ये चेताली हिल्स के बारे में बता रखा, जो कि खसक विलेज में है, के पास है चेताली हिल्स। कि शेख थंगाल एक बार चेताली हिल्स जा रहे थे, तो जाते हुए जो उनका एक घोड़ा था बहुत बीमार था, वो मर गया, तो उन्होंने उसको सेरेमोनियल ब्यूरियल यहीं पे दफनाया था। उसके बाद ये जो एरिया है यहाँ पे बूढ़े लोग जो है जाने लग गए, क्योंकि ये बूढ़े लोगों की काफ़ी जो चढ़ाई करते हैं उनको काफ़ी यहाँ पे फ़ायदा मिलता है, या कोई एज्ड हो या डिसीज हो तो वो क्योर हो जाता है उनका। शेख थंगाल ऐसा माना जाता है कि आज भी उनका जो घोड़ा है जिसको दफनाया गया था, वो आज भी उसकी आवाज़ जो है चेताली हिल्स पे गूंज रही है। ऐसी एक कहानी है कसक में, एक इमली का पेड़ है जिसके ऊपर बोला है जो पवित्र दिल के, यानी या जिसकी वाइफ है ना, ये भी याद रखना, जिसकी वाइफ पवित्र हो, काफ़ी चेस्ट हो, पवित्र हो, वो जो है जो वही इंसान जो है इस पे चढ़ सकता है। तो जैसे ही अब देखा होगा, जैसे कहानी में देखा था कि कैसे कि हुमा चांद है ना, उसका जो हस्बैंड है वो चढ़ता है और वो गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो ये याद है। गलियार जो है शेख थंगाल के बिहाफ पे दिया जाता है कि जो प्रीस्ट होते हैं जो कि शेख थंगाल जैसे हो, उनको ये टाइटल दिया जाता है। उनके पास क्यूरेटिव पावर होती है, वो स्किल होते हैं, वो भविष्यवाणी करते हैं। तो दिस इज़ द मिथिकल ग्राउंड, ठीक है। मिथिकल ग्राउंड याद रखना और बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ये स्लाइड के बेस पे मैंने समझा दिया, अगर आप रीड कर लेना आगे से, ठीक है, ताकि आपकी आंसर राइटिंग थोड़ी लंबी हो सके और नंबर अच्छे मिल सके। ये आपके स्टार्टिंग और या फिर ये एक मटेरियल है जिसको आप कहीं पे भी ऐड कर सकते हो, या तो आप स्टार्टिंग में ऐड करो, स्टार्टिंग के लिए अगर लाइन मैंने पहले ही बता दी, या फिर एंड में करो, या फिर आप मिडिल बॉडी पार्ट में भी इसको लिख सकते हो। नाउ दिस स्लाइड इज मैजिक रियलिज्म। जैसे कि हम सबको पता है नॉर्मली कि सलमान रश्दी की वजह से फेमस हुआ था ये सलमान रश्दी। तो सलमान रश्दी का एक वर्क है द मिडनाइट चिल्ड्रन, तो वो है दैट इज़ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ मैजिक रियलिज्म। होता है क्या, देखो उसमें मैजिकल कंटेंट को ऐड कर देते हैं विद रियलिटी, दैट इज़ मैजिक रियलिज्म।
जैसे सलमान रश्दी के मिडनाइट चिल्ड्रन में ये बता रखा है, पार्टीशन की राइटिंग है 1947 में, 7 बच्चे ऐसे पैदा हुए जिनके पास एक एक्स्ट्रा क्वालिटी थी। जैसे किसी के पास सेंस ऑर्गन की काफ़ी अच्छी थी, जैसे किसी के पास जो है वो सूंघने की शक्ति ज़्यादा थी, किसी के पास फील की ज़्यादा थी। तो ये अगर आप मैजिक रियलिटी ऐड कर देते हो किसी भी उसमें, तो दैट इज़ द मैजिक रियलिज्म। और अगर आप उसके सीन को भी दिखाते हो, जैसे फॉर एग्जांपल इस वाली राइटिंग में टेरामाइन ट्री है, उसको दिखा रखा है। फिर अभी हमने पिछले स्लाइड में ही पढ़ा कि कितने ज़्यादा मिथिकल कंसेप्ट ऐड है, तो ये सारे मैजिक रियलिज्म के कंसेप्ट हैं। मैजिकल रियलिज्म इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ओवी विजयन के नॉवल में देखा गया है। द लेजेंड ऑफ द खसक इनिशियली पब्लिश इन मलयालम में 1969, लेटर 1994 में इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आया था। द रीजनल नॉवल माइट नॉट हैव फेच द ग्लोबल रिकग्निशन, उतना नहीं मिला, फिर भी इसको पब्लिश किया गया था उस टाइम पे जिसमें बहुत फेमस राइटिंग लिखी गई थी। जैसे कि जो नॉवल पब्लिश हुई थी, जैसे ग्रेशिया मैक्यूजे मैग्नम ऑपस 100 ईयर ऑफ सॉलिट्यूड, बहुत ही फेमस राइटिंग है, गॉथिक राइटिंग है, यानी रोमांस प्लस हॉरर दोनों का सीन इसमें ऐड है। ऐसे सलमान रश्दी का जो है मिडनाइट चिल्ड्रन वो भी फेमस है। ये सब एक्सीलेंट एग्जांपल है मैजिकल रियलिज्म का। तो ये वर्क भी उसी के जॉनरा में ऐड करते हैं, हम इसे भी उसी फील्ड की राइटिंग कह सकते हैं। मैजिकल रियलिज्म एक स्टाइलिस्टिक पैराडॉक्स है। बिफोर द टर्म ऑफिशियली ओरिजिनेटेड इन द यूरोपियन एंड द लैटिन अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में पहले ये आई थी, फिर उसके बाद विजन के नॉवल में भी इसको एक्सपीरियंस किया गया, जहाँ पे मैजिकल कंसेप्ट प्लस में रियलिटी को जो है प्रेजेंट किया गया। ज़्यादा नरेशन यूज़ किए गए, नेचर रीजनल मिथिकल बिलीफ है, हाइब्रिड यूज़ करा गया डिस्कोर्स का, एक और दो दोनों का मिक्स दिखा रखा है। मैजिकल रियलिज्म एक टूल है जिसके थ्रू हम कल्चर, आइडेंटिटी, हिस्ट्री इन सबको कहीं ना कहीं आके कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे खास्कियन वे ऑफ परसीविंग द वर्ल्ड, इट ऑल्सो एनालाइज द टेक्स्ट द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉलोनियल ट्रामा और पोस्ट कॉलोनियल मेमोरी की बेस की राइटिंग भी मानी जाती है ये राइटिंग। ये सब मैं बता चुका हूँ पोस्ट कॉलोनियल का मतलब क्या है, कॉलोनियल ट्रॉमा से भी रिलीफ है ये। मैजिकल और रियलिटी कंसेप्ट है इसमें, टेरामाइन का एग्जांपल दे सकते हो आप, और वो जो हिल्स हैं उसके बारे में आप बता सकते हो। और इसके साथ साथ और भी आपको देखना है कि मैजिकल कंसेप्ट जो है कहाँ कहाँ पे ऐड है। एंड में देखो कई जगह मिथिकल को ही आप इंटरलेट कर सकते हो यहाँ मैजिकल के साथ, कि किस तरह से सांप ने आके उसे काट लिया। ठीक है, ऐसे कई जगह कंसेप्ट हैं जो कि रीडर को कहीं ना कहीं फोकस करने पे मजबूर कर देता है कि ये सब एक तरह का मैजिकल पार्ट है, एक मैजिकल कंसेप्ट है, या फिर एक कोई ऐसी हालात है, या फिर ये कोई पुराने कर्मा थ्योरी, कर्मा फिलॉसफी का है ये पूरा गेम, इस तरह की चीज़। सलमान था उसके बाद क्या हुआ, जो एक्स्ट्रा रेशनल एंड द फिनोमिनल रियलिस्टिक ग्राउंड, दिस इज जैसे ओवी विजन की पॉपुलर लेजेंड ऑफ द खसक, द नैरेटिव ऑफ द नॉवल एम्प्लॉय द मैजिकल रियलिज्म एज अ लेंस टू पीक इनटू द हिस्ट्री ऑफ द पोस्ट कॉलोनियल कंट्री। वेरी इंपॉर्टेंट, इस लाइन को आप वैसे भी लिख के आ सकते हो। इट्स कॉलोनियल ट्रॉमा दिखा रखा है, पोस्ट कॉलोनियल मेमोरी दिखा रखी है, बताया था सुपर नेचुरल चीज़ को भी ऐड किया। दिस सुपर नेचुरल मेक एनी वर्क ऑन रियलिटी, एनी वर्क, ये जो सुपर नेचुरल चीज़ है ये किसी भी वर्क को जो है वो ऐड कर देती है इन द रेलम ऑफ, इन दी RELM, इन रेलम मीन्स इन द फील्ड ऑफ मैजिकल रियलिटी। देखो रियलिटी है, बिल्कुल खसक नाम की विलेज है, केरला बिल्कुल सही है ना, और इस तरह का, पर इसमें मैजिकल कंसेप्ट है कि ये हो गया वो हो गया, टर्माइंड का ये है, मिथिकल कंसेप्ट, ये सब कुछ दी ऑथर ने यूटिलाइज किया है मैजिकल रियलिज्म एंड आर्टिस्टिक प्रिज्म, ताकि वो कल्चरल आइडेंटिटी को दिखा सके। ठीक है, ये आपको लिख के आना है, ये सब चीज़ नॉर्मल ऐड करनी है। बाकी अगर आपके पास एक बहुत ही अच्छा लेंस है जिसके थ्रू अगर आप अच्छी तरह से स्क्रीमिंग करके वो लाइंस निकाल सको जहाँ जहाँ पे मैजिकल जैसे कंसेप्ट ऐड हुए हैं, प्लस वो जो है रियलिटी के साथ ब्लेंड है, तो वो आप ऐड करके अच्छा स्कोर कर सकते हो। ये सभी बेशक आए भी ना, आप फिर भी आंसर में लिख के आओ मैजिकल रियलिटी जैसे कंसेप्ट जो है ना, ये इन सबको नोट कर लेना, वो सेम चीज़ है। बाकी वो सीन ज़रूर लिखना जो आपको शो कर रहे हैं कि हाँ भाई ये कहीं ना कहीं मैजिक रियलिटी का पार्ट है। ना यहाँ तरह से हमारी ये जो राइटिंग इज एन परफेक्ट एग्जांपल ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड। यहाँ पे भी सेम मैकेनिज्म है, उसी तरह से मूव करवा रखा है कि राउंड है, पेस्टोरल थीम रख रखी है, केरला की कल्चर को प्रेजेंट किया गया है। मॉडर्न राइटिंग से काफ़ी डिफरेंट है, पोस्ट मॉडर्न कह सकते हो, पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड कह सकते हो, क्योंकि इंडियन वे ऑफ राइटिंग जैसे A.K. रामानुजन स्टाइल ऑफ राइटिंग है, उसी तरह से इस राइटिंग को लिखा गया। तो मलयालम फील्ड ऑफ राइटिंग में प्री खसक एंड पोस्ट खसक, उसी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है ये पोस्ट इंडिपेंडेंस मलयालम राइटिंग। तो अब खसक को प्रेजेंट करना और पेस्टोरल ग्राउंड पे सेट करना, केरला का फोकलोर, लेजेंड, मिथ, वो सबको प्रेजेंट करना, ये इसे पोस्ट इंडिपेंडेंट और रियल में से पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट वे ऑफ राइटिंग लेके आती है, जो कि एक काफ़ी जो पोस्ट कॉलोनियल सिस्टम में भी हम इसे गिन सकते हैं, क्योंकि कॉलोनाइज सिस्टम से बिल्कुल डिफरेंट लिखी गई है, डिफरेंट स्टाइल है, डिफरेंट जॉनर है।
इसमें जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स से नोट कर लेना, बाकी बस ये इसलिए ऐड कर रखा था कि आपको आंसर राइटिंग में अच्छे मटेरियल मिल सके। यहाँ पे दी और मैन का वननेस है, तो खसक में देखा होगा किस तरह से मैन और नेचर को दोनों को बहुत ही अच्छी तरह से इंटरमिक्स कर रखा है। तो ये इंटरमिक्स कहीं ना कहीं इस पूरे जो राइटिंग के बैकग्राउंड थीम को बहुत अच्छी तरह से जस्टिफाई करती है। बाकी जो आप इसमें नोट कर सकते हो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी ऐड कर दिया। अगर आंसर राइटिंग में अगर आपको कुछ डिफरेंट लिखना हो तो आप इसको ऐड करके ज़रूर आ सकते हो। रवि की जैसे पूरी राइटिंग को स्टार्टिंग और एंडिंग एक सेम बस स्टैंड पे और सेम है ना, एक ही लोकेशन पे है, तो ये इंटरकैप्सुलेशन और सॉरी इनकैप्सुलेशन इस वर्क को एक फेमस वर्क बनाती है। और ये ट्रेजेडी बेसिस पे आप लिख सकते हो, पर अटमोस्ट ट्रेजेडी नहीं कह सकते हम, जो कि शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में और सेनेका ट्रेजेडी में देखने को मिलता है, बट स्टिल इज अ ट्रेजेडी। यहाँ से अब स्पेस थ्योरी है ना, पता नहीं किस फील्ड की राइटिंग है, पर फिर भी एक बार इस स्पेस थ्योरी को समझ लेते हैं, इसमें क्या है और किस तरह से लिखना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आंसर राइटिंग बहुत ही मुश्किल हो जाती है कि किस तरह से इसे कवर करें। तो स्पेस थ्योरी को एक बार समझेंगे हम इस नेक्स्ट वाली स्लाइड में। स्पेस थ्योरी है क्या, बस इतना समझ आ जाए तो हम इसे लिख सकते हैं बहुत आसानी से। देखो इस तरह से, इसीलिए कह रहा हूँ ये चैनल थोड़ा डिफरेंट है, फटाफट यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 2-3 बारी तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, पर फिर भी करना ठीक है। स्पेस थ्योरी इसलिए बोलते हैं इसे क्योंकि ये दो चीज़ के बीच में है, फिजिकल स्पेसेस और ह्यूमन साइके, है ना। इन दोनों का आपको इसमें काफ़ी एक पैरेलल कंसेप्ट चलता हुआ दिख रहा होगा। फिजिकल स्पेस का मतलब क्या है, जिस तरह से ये राइटिंग अलग अलग जो है सिनेरियो पे घूमती जा रही है, फिजिकल ग्राउंड पे घूमती जा रही है, जोग्राफिकल लोकेशन पे घूमती जा रही है। देखा होगा कभी सीन कहाँ सेट हो रहा है, कभी कहाँ, क्योंकि डिफरेंट कैरेक्टर्स है, डिफरेंट सब प्लॉट्स है, हर सब प्लॉट अपनी कैरेक्टर को मूव करवा रहा है और फिर जाके वो इंटरव्यू हो रहे हैं जिससे कि एक मेटा नैरेटिव आ सके। ये सारे वर्ड्स जो है लिटरेचर फील्ड के जार्गन से, ये इसी तरह से हम लिटरेचर के स्टूडेंट बनते हैं, क्योंकि ये सब कुछ पता होना चाहिए। बाकी ये स्टेज ओरिएंटेशन के भी लिए बहुत ज़रूरी है जब आगे इस तरह के कोर्स करोगे आप तो फिजिकल स्पेसेस और ह्यूमन साइकी। ह्यूमन साइकी का मतलब है हर एक के कुछ अंदर कहीं ना कहीं क्वेस्ट मूव कर रहा है, हर एक को अंदर कुछ ना कुछ चाहिए। जैसे कि अगर हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है रवि, रवि का क्वेस्ट क्या था कि वो उसका जो इलिसिट रिलेशन था स्टेप मदर के साथ, उससे हट के वो कहीं ना साल्वेशन या मुक्ति इस रास्ते पे निकल रहा था। हर कैरेक्टर यहाँ पे देखो सबका क्वेस्ट है। जैसे कि देखा था जो टेरेमाइन ट्री पे वो चढ़ा था, उसका अपना क्वेस्ट था। हर कैरेक्टर के डिफरेंट क्वेस्ट और फिजिकल स्पेसेस आपस में इंटरमिंगल्ड हो रहे हैं और यही स्पेस थ्योरी है। बाकी इसमें आप उतार लेना है ना किस तरह से जो जो इम्पोर्टेंट राइटिंग है, और जिस इसमें काफ़ी लाइंस भी बहुत प्यारी प्यारी लाइंस है, उसको आप ऐड कर सकते हो, है ना। बेशक कुछ हो या ना हो कंक्लूजन में, और या फिर ज़बरदस्ती आप ऐड करो स्पेस थ्योरी जैसे कंसेप्ट को, ताकि जो चेकर है उसको पता चले कि हाँ बहुत अच्छे से पढ़ के आ रखे हो। तो ये स्पेस थ्योरी आप प्लीज़ ऐड करना हर राइटिंग में। बाकी एक बार इसे रोको और पढ़ लेना अच्छी अच्छी लाइन्स इसमें, जैसे कॉस्मिक फोर्सेस हैं, कॉस्मो आपको पता ही होगा, स्पेटियल डायमेंशन है, स्पेस डायमेंशन। स्पेटियल डायमेंशन का मतलब होता है कि किस तरह से स्पेस मेंटेन कर रखा है। फिजिकल स्पेसेस अलग घूम रहे हैं, ह्यूमन स्पेसेस यानी ह्यूमन साइकिक स्पेसेस अलग मूव करें, पर फिर भी वो दोनों मिक्स होकर प्लॉट को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। ये उसका देख लो, इसमें क्या क्या है, जैसे डायनेमिक्स है डिफरेंट, है ना, सेपरेशन बिटवीन द डिफरेंट कास्ट के बेसिस पे भी स्पेस थ्योरी है। देखो कास्ट एक ऐसा फैक्टर है जो उसमें मूव हो रहा है, साथ में साथ मिथिकल ग्राउंड है। ये सब कुछ जो कैरेक्टर का जो ह्यूमन साइके है उससे मूव करवा रहे हैं। यानी देखो अलग ग्राउंड से होगा, अलग सोशल डिवीज़न से होगा, अलग उसमें से होगा, तो उसका एक सोच अलग होगी। तो जितना ज़्यादा ह्यूमन साइके अलग होता जाएगा उतनी ज़्यादा हमारे इस पर स्पेटियल यानी स्पेस आना शुरू हो जाएगा, यानी एक फासला। और फिर भी ये फासला इतनी अच्छी तरह से मिक्स कर रखा है ताकि कहानी में लग ही नहीं रहा कि कहीं ना कहीं स्पेस थ्योरी जैसे कंसेप्ट को भी इसमें मूव करवाएगा। यही जो है ओवी विजयन को एक फेमस और सबसे डिफरेंट जो है राइटर बनाती है। द सेम स्टोरी, पहली लाइन्स उठा लो, कॉपी निकाल के सबको नोट कर लो, पूरा टेप देना है ना। माइक्रोकॉस्म ऑफ सोसाइटी, देखो कितनी प्यारी प्यारी लाइन्स हैं, है ना। तो ये सब अब आपका होमवर्क है, ये आपको करना है। यहाँ पे कुछ आप भी करो ताकि लगे यार हाँ इंग्लिश ऑनर्स वाले स्टूडेंट बैठे हुए हैं। तो बाकी इन सबको अपने डिक्शनरी में भी ऐड करो और आंसर राइटिंग की डिक्शनरी में तो पक्का ही ऐड करना। कल्चरल में चैप्टर इसमें है, बस इस कंसेप्ट को देखेंगे, इसके बाद एंड करेंगे। बाकी काफ़ी मटेरियल आपको मिल चुका है। कल्चरल मटेरियलिज्म कंसेप्ट को फ्रेमवर्क है जो कि एग्जामिन करता है रिलेशन बिटवीन द कल्चर, मटेरियल कंडीशन एंड पावर स्ट्रक्चर विद इन अ सोसाइटी। इंपॉर्टेंट, ठीक है। कल्चर और मटेरियल कंडीशन, मटेरियल पता होगा पैसा वैसा इकोनॉमिक लेवल पे, और उसके बाद पावर।
तो जिस पे ज़्यादा मटेरियल उसकी पावर होगी, है ना, वो तो बात है ही। पावर और मटेरियल का वन टू वन डायरेक्ट रिलेशन है। द कंसेप्ट ऑफ द डिटर्मिनिज्म हाईलाइट्स इंडिविजुअल एंड द कम्युनिटी। कौन किस कल्चर से बिलोंग करता है, वो कल्चर जो है उसको वो पावर ऐड करती है। एक अपर कास्ट वाला एक रियल में पावर में रहता है कि, और उसके बाद एक एलीट क्लास वाला पावर में रहता है। तो ये सब लेजेंड ऑफ कसक में इसी तरह एक्सप्लोर किया गया सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को, जैसे कल्चर, मटेरियल कंडीशन, पावर स्ट्रक्चर को। इसमें सुपर स्ट्रक्चर, डिटर्मिनिज्म जैसे कंसेप्ट को भी बता रखे हैं। कौन डिटरमाइन करता है मेन पावर जो है वो लीड किसके हाथ में रहती है। वो लेजेंड ऑफ कसक में एनालाइज किया गया इन सारी चीज़ों को, आइडियोलॉजीज़ को, बिलीफ को, जैसे कल्चरल मटेरियलिज्म को, बाय एनालाइजिंग द एस्पेक्ट्स ऑफ द डायनामिक ऑफ द पावर, इनइक्वालिटीज़, ये सारा कुछ। तो ये सारा आप थीम में ऐड करो, वर्क में ऐड करो, पावर डोमिनेंस में ऐड कर सकते हो। ठीक है, किस तरह से पावर डोमिनेंस जैसे कंसेप्ट में आप कर सकते हो। जैसे इसमें नायर है, नायर ने कैसे अपने स्कूल को उसमें कन्वर्ट करा। फिर उसमें पावर डोमिनेंस में 3 जो इमेजेस लगाई गई थी, हिटलर की, गांधी की, वो भी एक तरह का पावर डोमिनेंस जैसे फ्रेम में रखा गया है। और ये है सोलर लाइफ, ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। बस आपके लिए आंसर मटेरियल के लिए मैंने यहाँ पे स्लाइड को ऐड किया है। पेस्टोरल थीम वाला रोक के यहाँ से देख लो, पूरा पेस्टोरल थीम आपको मिल जाएगा। पूरे विलेज को अच्छे से प्यार से डिफाइन कर रखा है। ये भी सेम उसी रहता ही है। बाकी अगर, क्योंकि इतना ज़्यादा कर नहीं सकते लंबी वीडियो, फिर नीचे कमेंट्स आने लग जाते हैं, यार बहुत बड़ी वीडियो डाल रहे हो आप, ये वो। एक बैकग्राउंड नॉइज़ के बारे में मुझे ज़रूर बताना, अगर बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा हो तो कुछ करना पड़ेगा जुगाड़ यहाँ पे, है ना। और बाकी तुम बताना किस तरह से कैसी लग रही है वीडियो। देख लो लेजेंड ऑफ कसक को, और पूरे लेजेंड ऑफ कसक को हमने बहुत अच्छे से कवर किया है, और रीडर ग्राउंड का बिल्कुल एंड सीन है। बाकी एक पर्सनल ट्यूशन के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे लास्ट वाले स्लाइड है, उस पर आप कर सकते हो कॉन्टैक्ट मुझसे पर्सनल ट्यूशन के लिए। अगर इन केस अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं कर सकता हूँ, पर उसके लिए पेपर से आपको 2-3 महीने पहले बताना पड़ेगा मुझे। और फाइनली आप कॉन्टैक्ट करना, व्हाट्सएप नंबर भी है इस पर। कोई भी अगर किसी भी चीज़ पे जो आपको टफ़ राइटिंग मिलती है या सबसे टफेस्ट हो, उसको प्लीज़ नीचे कमेंट में डालो। कौन से यूनिवर्सिटी से, ये ज़रूर लिखो। और सिलेबस अगर कंप्लीट, मैं अब जल्दी कोशिश करूँगा। बीच में कुछ एक्सीडेंट हो गया था जिस वजह से मेरे लेफ़्ट हैंड में जो है वो फ्रैक्चर आ चुका है, पर फिर भी मैं अभी एक हाथ से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैनेज कर रहा हूँ किसी तरीके से। ठीक है, बाकी कमेंट्स यार ज़रूर किया करो। ठीक है, और सब्सक्राइब तो करना ही करना है। ओके, थैंक यू।